हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडू। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज़ में जो कि चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बातें जानेंगे। अनुपात समानुपात होता क्या है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, कैसे आपको अप्रोच करनी है, ऐसे 3-4 तरीके होते हैं आपके अनुपात निकालने के। तो देखेंगे इस चैप्टर में है क्या आपका। तो आज का टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अनुपात होता क्या है, अनुपात कहते किसे हैं, अनुपात से क्या समझते हैं आप। अनुपात, तो अगर मैं अनुपात के बारे में आपको समझाना चाहूँ तो अनुपात क्या हो सकता है। अनुपात दो राशियों के बीच या दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाता है कि उन दो राशियों के बीच संबंध कैसा है, जैसे कि वो छोटी है एक दूसरे से या दूसरे से बड़ी है। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं वो किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं, वो अनुपात के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहोगे, अनुपात के द्वारा दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। कि एक संख्या दूसरी से बड़ी है या छोटी। ठीक है, तो ये होता है आपका अनुपात। जब भी दो संख्याओं के बीच संबंध की बात होगी कि उनके बीच क्या संबंध है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 3:4 है, तो ये किसी दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शा रहा है कि एक संख्या तो 3 हो सकती है और एक संख्या 4 हो सकती है। ठीक है, तो उनके बीच संबंध को दर्शा रहा है। अब आपसे कहा गया कि भाई संख्या छोटी या बड़ी कौन सी होती है। एक बात और समझनी है कि हम अनुपात को दूसरे रूप में किस में लिख सकते हैं। अनुपात का दूसरा रूप होता है, जो दूसरा रूप है अनुपात का, वो होता है भिन्न रूप या भाग के रूप में। जैसे कि दो संख्याओं के बीच अगर अनुपात है a अनुपात b, तो इस अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, a/b के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, भाग के रूप में। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं कि जैसे एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं आपके। कितने हैं आपके, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। इसमें से आपके 60 तो हैं आपके छात्र और 40 हैं आपकी छात्राएं। तो अगर मैं इनके बीच अनुपात निकालना चाहूँ तो मैंने भाग के रूप में लिखूंगा, यानी कि 60/40। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 20 थी 60, 20 दूनी 40, 3/2। या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3:2। तो ये जो अनुपात आया है 3:2 का, ये क्या दर्शा रहा है कि जो छात्राएं हैं वो 2 भाग में हैं और जो आपके छात्र हैं वो 3 भाग में हैं। तो यहाँ से इनके बीच क्या संबंध दर्शाया जा रहा है कि छात्रों का जो भाग है वो बड़ा है छात्राओं के मुकाबले। तो दो संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ऐसे में यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 भाग जो हैं वो कितने के बराबर हैं, 60 छात्र के बराबर हैं। और 2 भाग जो हैं वो कितने के बराबर हैं, वो आपके 40 छात्राओं के बराबर हैं। यहाँ से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे टोटल की बात करनी है कि टोटल कितना होगा, तो मैं यहीं से टोटल निकालूंगा अपना, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया 5। इसे मैं कहूँगा कि जो 5 भाग हैं या यूनिट हैं आपकी, वो कितने के बराबर हैं, वो आपकी हैं आपकी 100 छात्रों के बराबर। ठीक है, 100 विद्यार्थियों के बराबर। तो इन्हीं यूनिट का इस्तेमाल करके हम इस टाइप का इस्तेमाल करके आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी इनका इस्तेमाल करेंगे कि ये यूनिट इतने के बराबर है तो पूरी यूनिट कितने के बराबर होगी, या पूरी यूनिट की हमें वैल्यू दी हुई है तो हम उससे दूसरी यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे आपका। ये तो है आपका अनुपात कि दो संख्याओं के बीच संबंध। अब देख लेते हैं हम समानुपात। समानुपात होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, समानुपात क्या होता है आपका। समानुपात, जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, समान अनुपात यानी कि समान अनुपात। जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं
कि दो अनुपात है आपके पास, एक अनुपात है A अनुपात B और एक अनुपात है आपके पास C अनुपात D। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, ये समानुपात हैं। यानी कि हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, समानुपात का चिन्ह ये होता है आपका C अनुपात D। इस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि जैसे वही मेरे पास 100 विद्यार्थी थे, कोई कक्षा है A आपकी, उसमें 100 विद्यार्थी हैं, इसमें 60 तो आपके छात्र थे और 40 क्या थी आपकी छात्राएं थी। तो मैंने यहाँ से अनुपात अभी निकाला था, कितना था इनका, 60 और 40 का अनुपात था, यानी कि 20 थी 60, 20 दूनी 40। आप कह सकते हैं इनके बीच अनुपात क्या आ गया, 3:2 का, छात्र और छात्राओं के बीच। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ एक कक्षा है B, इसके अंदर है 50 विद्यार्थी, इसमें क्या है, इसमें आपका 30 तो छात्र हैं और 20 क्या है आपकी छात्राएं हैं। तो आप कहेंगे अगर मैं इनके बीच अनुपात देखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 का अनुपात हो जाएगा। आप कहेंगे 3:2। यहाँ से भी अनुपात मुझे वो ही मिल रहा है। देखो यहाँ से भी 3:2, यहाँ से भी 3:2, लेकिन आपको पता है कि छात्राओं की संख्या दोनों में अलग अलग है। यानी कि कक्षा A में अगर विद्यार्थियों की बात की जाए 100 है और कक्षा B में अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो 50 है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों अनुपात क्या है मेरे, बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 और 40 का जो अनुपात था वो किसके बराबर था, 30 और 20 के, यानी कि 3:2 बराबर था 3:2। तो आप कह सकते हैं कि ये समानुपात में थी, यानी 3:2 समानुपात 2:3, इसे कह सकते हैं कि ये समानुपात में थी। अब इनसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको एक समानुपात दे दिया गया, इनमें से आपको 3 संख्याएं दी होंगी, चौथी आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार। तो इसमें हमें क्या लगाना है कि आप कहते हो कि A/B किसके बराबर होना चाहिए, C/D के बराबर होना चाहिए, क्योंकि समानुपात है, दोनों के बीच बराबर हैं दोनों अनुपात। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे A/D बराबर B/C, ये हो जाता है आपका समानुपात में। अगर यहाँ से आपको कोई भी 3 वैल्यू दी हुई हैं तो आप यहाँ से चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ से A और D की गुणा हो रही है, तो आप कहते हैं ये जो बाहर वाली होती है इनकी आपस में गुणा हो जाती है, बाहर वाली की संख्या, और जो पास होती है अंदर वाली, ये अंदर वाली की आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे, इसे भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि A/B लिखना है, C/D लिखना है, तो डायरेक्ट करो बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा। ठीक है, इससे आपका समानुपात निकल जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं कि अनुपात, अगर 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, जैसे A/B दिया है और B/C दिया है, तो अगर हमें A/B/C निकालना है तो उसे हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, सारे तरीके देखेंगे जो आपको समझ में आए या जो अच्छा लगे जिस मेथड से, उसे आप उसे निकाल सकते हैं। हम तीन चार मेथड सीखेंगे और जो बेस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं अनुपात निकालने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको दिया हुआ है कि A/B हमारे पास है 2:3 और आपको दिया है B/C बराबर है आपके पास 4:5। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना A/B/C आपको निकालना है कि क्या होगा। तो इसे देखते हैं कितने तरीकों से हम इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक सा तरीका है, फर्स्ट देख लेते हैं क्या होगा आपका। पहले देखो एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपको पता है कि A/B दिया है 2-3, B/C दिया है 4-5। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक संख्या दोनों में कॉमन आ रही है, B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जब दोनों में मेरे पास एक ही व्यक्ति अवेलेबल है तो मैं उस व्यक्ति को बराबर कर लेता हूँ। भाई अगर ये B दोनों में बराबर हो जाएगा तो वहाँ से मेरा आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो देखो यहाँ B का जो दिया हुआ वैल्यू 4 है और यहाँ पे B की दी हुई है 3। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ पहले मेथड में कि भाई मैं B को अगर बराबर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से गुणा कर लूँगा जो नीचे दिया हुआ है, और इसमें क्या करूँगा जो ऊपर दिया हुआ है उससे गुणा कर लूँगा 3 से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा A/B क्या आ जाएगा मेरा 4×2=8 और 12, और B/C यहाँ से कितना आ जाएगा 312 और 5
5/15। तो आपने देखा कि मेरे पास b दोनों जगह था, तो दोनों जगह मैंने बराबर कर लिया, वहाँ भी 12 कर लिया मैंने, यहाँ भी 12 कर लिया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि a अनुपात b अनुपात c मेरा क्या हो जाएगा 8:12:15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था पहला मेथड कि आप पहले मेथड से इसे कैसे कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे मेथड से देख लेते हैं कि इसे दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ को जान लेते हैं कि मैंने अभी बताया कि आपने इसमें गुणा किया, तो इस बात को समझ लेते हैं कि अनुपात में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो अनुपात दिया होता है आपको, अनुपात में हम गुणा या भाग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी अनुपात में हम गुणा या भाग ही कर सकते हैं, तो वो अनुपात जो है वही रहता है। अगर मैं उसमें गुणा करूं या भाग करूं तो अनुपात मेरे पास वही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अनुपात में जोड़ या घटा कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी अनुपात में अगर कोई संख्या जोड़ता हूं, चाहे वो मैं बराबर संख्या जोड़ रहा हूं दोनों तरफ, तो मेरा अनुपात क्या है वो बदल जाता है। जैसे इस बात को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2:3 था एक संख्या के बीच, तो मैंने कहा आप गुणा या भाग कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो गुणा या भाग करोगे दोनों में आपको बराबर करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें अलग से गुणा कर दी, इसमें अलग से गुणा कर दी, यहाँ 3 से कर दी, वहाँ 4 से। जिस चीज़ से आप गुणा या भाग कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, जितनी यहाँ से गुणा की वहाँ इतनी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैं इसमें 5 से गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, तो आप देखेंगे ये अनुपात अभी भी 2:3 का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये अनुपात अभी भी 2:3 का रहेगा। ऐसे ही आप अगर भाग करते हैं कहीं पे, जैसे 2/3 कर लिया और 3/3, भाग भी वही सेम टू सेम वैल्यू से ही आपको देना है, तो आप कहेंगे अभी भी 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास 2:3 ही अभी भी रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें जोड़ या घटा करता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं 2:3 था, मैं इसमें जोड़ देता हूँ 4 और मैं इसमें जोड़ देता हूँ 4, तो आप देखेंगे 2 4 6 और 3 4 7। तो अब देखो पहले 2:3 था, अब कितना हो गया 6:7 हो गया। तो आप कहेंगे कि ये जो अनुपात है ये बदल गया है। ठीक है, तो अनुपात में जोड़ या घटा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी, सिर्फ गुणा या भाग कर सकते हैं हम अनुपात में। चलिए हम अपना दूसरे मेथड को देख लेते हैं। क्या था हमारा दूसरा मेथड? देखिए, यह है उल्टा n मेथड। a अनुपात b कितना दिया था आपको 2:3 और b अनुपात c दिया था आपको 4:5। उल्टा n मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले तो इनकी गुणा आपस में, फिर इनकी गुणा आपस में, और फिर इनकी गुणा। यहाँ से देखिए उल्टा n बन गया है आपका, तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा डायरेक्ट कि ABC कितना होगा। 2 चौक 8, 3 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ये सबसे अच्छा मेथड है अभी तक कि आप अनुपात को कैसे निकाल सकते हो। इसमें एक मेथड और है, वो भी बता देते हैं। वो वहाँ काम करेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू दी होंगी, जैसे a अनुपात b दे दिया, फिर b अनुपात c दे दिया, c अनुपात d दे दिया, तो वो 3 4 के लिए काम आएगा जब आपको बड़ी हो जाती है। वहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत ना बने। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपको दिया था a अनुपात b कितना था आपके पास 2:3 और b अनुपात c था आपके पास 4:5। तो यहाँ पे मुझे a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जिसके सामने जो वैल्यू दी है आप उसके सामने उसके नीचे वही वैल्यू को लिख लेंगे। जैसे a अनुपात b कितना दिया था आपको 2:3 दिया था, तो आपने a b के नीचे वैल्यू रख ली। ऐसे b अनुपात c दिया 4:5, तो b और c के नीचे आप वही वैल्यू रखेंगे, b और c के नीचे आपने वही वैल्यू रखी। अब इसके सामने खाली जगह बच गई है, यहाँ इसके सामने खाली जगह बच गई, तो खाली जगह में वही वैल्यू भरनी है जो पहले आपको खाली स्थान से दी हुई है। तो जैसे यहाँ पे 3 दी हुई है खाली जगह से पहले, तो आपको यहाँ 3 भरना है। यहाँ 4 दिया है तो यहाँ भी आपको क्या करना है 4 ही फिल कर देना। फिर इसकी आप आपस में गुणा कर दें, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। वही अनुपात आ गया है आपका 8 12 और 15। ये अनुपात कहाँ काम में लेते हैं? जब आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी होती है। जैसे मैं इसी में कह दूं कि यहाँ पे मुझे दे दिया c अनुपात d भी दे दिया, और ये दे दिया मुझे 3:7 दे दिया। ठीक है, अब आप निकालिए कि आपका अनुपात क्या होगा। क्या अनुपात निकालना है आपको? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब ये निकालना है आपको अनुपात। तो इसमें क्या करते हैं हम,
इसमें सेम वही प्रोसेस करना है हमें, ए बी सी और डी आप यहाँ पे लिख लीजिए, जिसके नीचे जिसका अनुपात जो दिया है आप उसके नीचे वो अनुपात लिख लीजिए। जैसे ए बी का दिया है 2 3, बी सी का दिया है 4 5 और सी डी का दिया है 3 7, तो आप इसे इसके नीचे लिख लें। अब जहाँ भी जो आपको खाली जगह दिखाई दे वहाँ पे वही वैल्यू आपको फिल करनी है जो उससे पहले आई हुई है। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है, इसके आगे 2 जगह खाली है तो यहाँ पे 3 3 भर दीजिए। यहाँ से पहले खाली है तो यहाँ 4, इसके बाद खाली है तो यहाँ पे 5 भर दीजिए। ऐसे नीचे जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। अब आप इसकी आपस में गुणा कर लीजिए। 2 चौक 8 और 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ऐसे ही 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। अब आप कह सकते हैं कि ये मेरा अनुपात आ गया, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अनुपात वो होता है जिसके अंदर कुछ भी आप कॉमन ना ले सकें। ठीक है, तो मैं इसमें देखूं तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि सबके इसमें 3 कॉमन आ रहा है सभी के अंदर। और ये मुझे पता कैसे चला, आपको पता ही ऐसे चलेगा कि आप ये कह सकते थे कि 2 गुना 4 गुना 3 था ये, और 3 गुना 4 गुना 3 अनुपात 3 गुना 5 गुना 3, और ये था 3 गुना 5 गुना 7। तो आप देख रहे हैं सभी के अंदर 1 3 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इस 3 को काट सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मेरा अनुपात अभिष्ट क्या आएगा, 8, 4 तिये 12, 15 और 5 सत्ते 35। ठीक है, ये मेरा अनुपात आ जाएगा। या आप ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे, आपको दिख रहा है इन तीनों की मुझे गुणा करनी है, इनकी तीनों की गुणा करनी है, तो आप यहाँ से 1 3 यहाँ से कट गया, 1 3 यहाँ से कट गया, 1 3 यहाँ से कट गया, 1 3 यहाँ से मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बाकी जो बची हुई संख्या है उनका आपस में गुणा कर लीजिए, यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। या अगर आप इसे n वाले मेथड से करना चाहते हैं तो आप n वाले मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैं समझा देता हूं कि आपको n वाले मेथड से इसे कैसे करना है। जैसे आपने देखा था पहले हमने a अनुपात b और b अनुपात c का निकाला था। ठीक है, वहां पे मुझे कितनी 2 का अनुपात दिया हुआ था। अब यहाँ पे कितनी है मेरे पास, यहाँ पहले मुझे दिया था a अनुपात b और b अनुपात c। मेरे पास कितने अनुपात थे, मेरे पास 2 अनुपात थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ 2 के पेयर बनाए थे। अब मेरे पास टोटल कितने अनुपात हो गए हैं, अब मेरे पास टोटल 3 अनुपात हो गए, तो मुझे 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे अगर मुझे अपना अनुपात निकालना है। तो देखिए कि आपको 3 3 उसी प्रोसेस में चलना है, एक को लेते जाना है, एक को छोड़ते जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 2 से, तो मुझे 3 पेयर लेने हैं, तो पहले मैं ये लूँगा और ये लूँगा। तो आपने कहा यहाँ आ गए, तो इन तीनों की अगर मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 तिया 24। अब आपको क्या करना है कि एक संख्या को छोड़ देना है। तो आपने कहा इस 2 को अब मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं इस 2 को छोड़ देता हूँ तो मुझे अगले 3 पेयर लेने हैं। तो अगले 3 पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 और फिर यहाँ पे 3, ये। तो आप कहोगे 4 तिया 12 तिया 36। ऐसे फिर मुझे 1 छोड़ना है और बाकी के 3 लेने हैं। अब मैं पहले मैंने 2 छोड़ा था, अब मैं कितना छोड़ दूंगा, 2 तो छोड़ना है, अब मुझे 4 भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने अब की बार 4 से शुरुआत की थी। अब 4 भी छोड़ देता हूँ, फिर से 3 पेयर लेने, 1 2 3। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, यहाँ से आ गया। अब फिर से एक पेयर छोड़ना है तो मैं ये छोड़ दूंगा और उसके बाद फिर 3 लूँगा, ये लास्ट वाले 3। तो 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। तो आप देखेंगे यही वाला जो आपका अनुपात है यही मुझे कहाँ मिल गया, यहाँ पे ये अनुपात मुझे यहाँ पे मिल गया आपका। ठीक है, तो आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। भाई ये है कि यहाँ पे आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। n वाले मेथड में आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये वैल्यू दी है, मैं n का मल्टीप्लाई करके यहाँ से अपना अनुपात सीधे निकाल सकता हूँ। तो आप अपने समय को बचा सकते हैं। जितना आप समय बचाएंगे उतने ज़्यादा आप पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा पेपर में आप अटैम्प्ट कर पाएंगे आपको पता तो चलेगा कि भाई मैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता हूँ, तभी आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड कि एक क्वेश्चन कैसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया छोटा सा कि आपको दिया हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ऐसे ही आपको दिया हुआ है बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको दिया हुआ है 3 अनुपात 5 अनुपात, और ये दे दिया यहाँ पे आपको 8। ये आपको अनुपात दे दिया गया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है आप बताओ क्या होगा।
तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, वही सेम हमने जो आपको मेथड बताया था। अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखिए और जिसके नीचे जो वैल्यू दी है आप उसे उसके नीचे रख दीजिए। जैसे यहाँ 2 3 5 दिया है तो यहाँ 2 3 5 लिख दीजिए, 3 5 8 दिया है तो यहाँ 3 5 8 लिख दीजिए। अब जिसके सामने जो जगह खाली बचती है वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, वही वैल्यू फिल कर दीजिए। यहाँ 5 है और यहाँ 3 के आगे खाली है तो 3 भर दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आ जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस मेथड का इस्तेमाल करें और आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसमें सवाल में कई बार आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि 2 संख्याएं दी हैं, आपको बताओ उनका मध्यानुपाती क्या होगा। या आपसे पूछ लिया जाता है कि इन संख्याओं का तृतीय अनुपाती क्या होगा, या चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में प्रथम अनुपाती भी पूछ लिया जाता है, तो वो देख लेते हैं होते क्या है, आपको कैसे निकालना है। याद नहीं रखना है फॉर्मूला कुछ भी, आपको बस आपको समझना है कि भाई मैं अगर मध्यानुपाती पूछता है तो मुझे क्या करना होगा, और अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछता है तो क्या करना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अनुपाती, कि अगर आपसे एग्जाम में आ गया कि 2 संख्याएं हैं आपके पास A और B, और इनका आपको प्रथम अनुपाती बताना है कि इनका प्रथम अनुपाती क्या होगा। तो देखिए, प्रथम अनुपाती निकालने के लिए भाई मुझे इनसे पहले वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ कि भाई x क्या है, इनका प्रथम अनुपाती है। तो जब आपके पास 3 संख्याएं हैं, इनका प्रथम अनुपाती निकालना है, ये आपके समानुपात से टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे इन 2 का अनुपात इन 2 के अनुपात के बराबर होगा, तभी आप इनका प्रथम अनुपाती निकाल पाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि x अनुपात A किसके बराबर होगा, A अनुपात B के बराबर होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये समानुपाती हैं, तो क्या होगा, बाहर बाहर वैल्यू एक साथ आ जाएंगी और अंदर अंदर वाली वैल्यू एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर बराबर B इंटू एक्स। तो आप यहाँ से कह सकते हैं अगर x की वैल्यू पूछे तो A स्क्वायर बटे B, ये आपका हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 2 और 5 का प्रथम अनुपाती बताओ, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको कि आप फॉर्मूले से करो। आपको पता है कि ये समानुपाती है, आप यहीं पे x रख लो कि इनका प्रथम अनुपाती x होगा। अब क्या होगा कि x और 2 में जो संबंध होगा वही संबंध 2 और 5 में होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट करो, यहाँ से आ जाएगा 5x और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/5, और यही आपका आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता है कि मध्यानुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती, तो आप कहते हैं कि मध्यानुपाती का मतलब होता है कि किसी भी 2 चीज़ के बीच का मध्य। तो यानी कि मैं कह दूं आपसे, मेरे पास 2 संख्याएं थी A और B, मुझे इनका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। यानी कि मैंने अब की बार मिडिल में क्या मान लिया, x वो संख्या है जो इनका मध्यानुपाती होगा। तो आपको पता है कि A और x के बीच जो संबंध होगा वही संबंध x और B के बीच होगा। जो संबंध इन दोनों के बीच है वही इन दोनों के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप वही करेंगे, बाहर बाहर वाली A इंटू B बराबर अंदर अंदर वाली, यानी कि x गुणा x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ये √AB, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मध्य अनुपाती की। या तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं रहता है तो आप सीधा मेथड को याद रखें। जैसे आपसे संख्या दे दी गई 3 और 7, इनका मध्यानुपाती आपको निकालना है। तो मध्यानुपाती में मध्य को मान लो ये x इनके मध्य में है। तो अब वही करना है कि 3 और x के बीच जो संबंध होगा वही संबंध x और 7 के बीच होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं अंदर अंदर वाले और बाहर बाहर वाले एक साथ गुणा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स, 7 तिया 21। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √21, और ये आपका इनका मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये मध्यानुपाती था। अब देख लेते हैं अगर आपसे तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती पूछ लेता है तो आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे आपसे 2 संख्याएं दी हैं A और B, तृतीय अनुपाती तो 3 संख्याओं का ही तो निकालोगे आप। तो 2 संख्याएं दी हैं A B और इनका तीसरा जो अनुपात है वो दे दिया x। तो अब आप क्या कहेंगे,
तृतीयानुपाती x। अब जो संबंध a और b के बीच होगा वही संबंध b और x के बीच होगा। तो आप कह सकते हैं a अनुपात b बराबर किसके होगा, b अनुपात x के बराबर होगा। सेम वही प्रोसेस, बाहर बाहर वाली एक साथ और अंदर अंदर वाली एक साथ, b गुणा b यानी कि b स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर बाई a। ये आपका यहाँ से तृतीयानुपाती आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ दो संख्याएं 3 और 4, इनका तृतीयानुपाती अगर निकालना है तो अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो आप टेंशन किस बात की है, आप प्रोसेस को याद रखें। बिल्कुल आप माने कि तीसरी संख्या क्या है मेरे पास, x होगी यहाँ से। तो अब इन दोनों के बीच जो संबंध होगा 3 और 4 के बीच, वही संबंध 4 और x के बीच होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से 3x बाहर बाहर वाली संख्या है, अंदर अंदर वाली 4 चौक 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/3। ये आ जाएगा आपका तृतीय अनुपाती। अब अगर आपसे पूछ ले कि चतुर्थ अनुपाती बताइए क्या होगा, चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है कि चौथा अनुपात, यानी कि अब आपको 3 संख्याएं दी होंगी और आपको चौथी संख्या बतानी है कि वो चतुर्थ अनुपात में किस में होगी। तो अब मैं कह दूं a, b और c आपको गिवन है, अब आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है x। तो आप वही करेंगे कि जो इन दो के बीच संबंध होगा वही बाद की दो के बीच संबंध होगा। तो आप कहेंगे a अनुपात b किसके बराबर होगा, c अनुपात x के बराबर होगा। तो यहाँ से बाहर बाहर वाली एक साथ, अंदर अंदर वाली एक साथ, तो यहाँ से आ जाएगा ax बराबर b गुणा c। तो x बराबर क्या आ जाएगा, b गुणा c बटा a। ये आपका आ जाएगा। तो कई बार एग्जाम में जो है ऑप्शन में फॉर्मूले भी दे देता है आपको, कि फॉर्मूले में ऑप्शन दे देगा कि आप बताइए चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस प्रोसेस याद रखना है कि मैंने आपको प्रोसेस क्या समझाया है, कि आपको कैसे चतुर्थ दिया है तो चौथा x मान ले और बाकी प्रोसेस अपना इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ कि मेरे पास 3 अनुपात 4 और 5 3 संख्याएं हैं, इनका चतुर्थ अनुपाती निकालना। मैंने कहा चतुर्थ अनुपाती होगा मेरा x। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो 3 और 4 के बीच संबंध है वही 5 और x के बीच संबंध होना चाहिए। तो बाहर बाहर वाली एक साथ 3x बराबर अंदर अंदर वाली 4 गुणा 5 यानी कि 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/3। तो ये आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको किस तरीके से प्रोसेस याद रखना है चीज़ों का। तो अब देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन अनुपात पे किस टाइप से आपके डायरेक्ट आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे आपको दिया है a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर दिया है आपको 5:7 और आपसे पूछ लिया गया कि a + b + c/c आपको बताना है कितना होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानकारी लेंगे। अभी क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के भी आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा किस किस टाइप के आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन और किस किस टाइप के आपके अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अनुपात समानुपात में से। उसमें देखेंगे कि हार्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि a अनुपात b अनुपात दिया है और ये आपसे पूछा गया क्या होगा। तो पहले से बेसिक से देख लेते हैं, आप बेसिक से कैसे करोगे। एक छोटी सी बात और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अनुपात होता है आपका, अनुपात ऐसा होता है कि इसके बीच अब कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होगा, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, ये उनका संख्याओं का कंपैरिजन है कि इस भाग में वो हैं और इस भाग में वो हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू कुछ ना कुछ अलग रहती है। तो यानी कह सकते हैं कि आप इनमें से कुछ काट के आपसे ये अनुपात निकाला गया होगा। जैसे मैंने आपको समझाया था 60 और 40 था, तो मैंने क्या किया था, इसमें से 20 से डिवाइड कर दिया था, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, यानी यहाँ मैंने किस चीज़ से काटा था, 20। ये 20 वैसी संख्या है जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताएगी, यानी कि हर अनुपात में कुछ ना कुछ काट के अनुपात निकाला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या ऐसी होती है जो दोनों में कॉमन होती है, यानी कि इसे आप कह सकते हो कि ये संख्याओं का HCF होता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में से बाहर या काट के निकाली जा सकती है। इस पर भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
तो वो भी देखेंगे हम कि इसमें HCF पे या LCM पे कैसे इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, उस पर भी देखेंगे हम। तो अभी सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि इसमें से कुछ कॉमन करके आपको काट के निकाला जाता है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ही ओरिजिनल वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ A B 3:4 है, तो आप कहोगे ओरिजिनल अगर A मुझे पता करना है तो वो होगी 3x। x ऐसी संख्या होगी जो दोनों में से काट के बाहर निकाली गई होगी। ऐसे ही मैं b से कहूँ तो आप कहोगे 4x वो संख्या होगी b। ऐसे ही यहाँ से कहूँ कि b है मेरे पास, यहाँ से b क्या है 5 और 7 है। अब देखिए इन दोनों के बीच संबंध और इन दोनों के बीच संबंध अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कुछ और काटी गई होगी, ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू यहाँ काटी गई वही यहाँ पे काटी गई होगी, तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू काटी गई। तो आप कह सकते हैं कि b 5y होगा और c होगा आपका 7y। तो ये संख्याएं अलग अलग काटी जाती हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए आपसे पूछा क्या a + b + c/c, यानी कि आपको तीनों के मान आपको पता होने चाहिए। और तीनों के मान किस में पता होने चाहिए, एक ही अनुपात में पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा a/b/c। तो a/b/c आप कैसे निकालेंगे, वही उल्टा n वाली गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 4 सते 28। ये आपका अनुपात आ गया यहाँ से a/b/c। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर a मैं पता करूँ तो 15x होगा, और b अगर पता करूं तो 20x होगा, और c अगर पता करूं तो 28x होगा। अब आप कह सकते हो क्यों, क्योंकि अब ये तीनों के बीच अनुपात दिया है, यानी कि इन तीनों में से कोई कॉमन संख्या हमने काट के बाहर निकाली होगी, और वो मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या थी, x का गुणा करने पे वो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। a में आप रखेंगे तो 15x, b में आप रखेंगे 20x और c में रखेंगे 28x बटा c, यानी कि 28x। अब आप अगर इसे जोड़ते हैं तो 20 और 28 हो जाएंगे आपके 48, 48 10 58 और 58 और 5 हो जाएंगे आपके 63 बटा 28, 63x बटा x, x कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63। तो आप कह सकते हैं 9 बटा 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 बटा 4 आ जाएगी। तो ये आपको x लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना था, यहाँ से ABC निकालना है। तो आपको सबसे पहले A/B/C निकालना होगा। आपने ये निकाल लिया, तो अब आप मान सकते हैं कि ये डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट रख लेते 15, 20 और 28 बटे C की वैल्यू 28। यहाँ से पता चल जाता आपको कि 63 बटा 28 होगा, 7 9 63 और 7 चौक 28। ये आपका आंसर आ जाता 9 बटे 4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस डायरेक्ट चलना है, सीधा अप्लाई करना है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आप यहाँ से अलग अलग वैल्यू को जोड़ लें। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इन सबका अनुपात निकाला था, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ 3x जोड़ें फिर 4x जोड़ें, फिर वहाँ से b की जगह आपने 4x रख लिया। तो आपको सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा कि a/b/c क्या होगा मेरा। चलिए देखते हैं इस पर एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ये आपको दिया हुआ है। तो 2a + b - c और अपॉन c, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसे हम डायरेक्ट करते हैं कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a/b/c निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब भी आपको ऐसी कंडीशन में वैल्यू दी हो कि a/समथिंग b/कुछ और c/ये, और आपसे a/b/c पूछ ले जाए, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं से कि ये 3:4:5 में होंगे। जो बटे में वैल्यू दी होती है वही इनका अनुपात हो जाता है। ये कैसे होता है, तो इसे देख लेते हैं कि जैसे आपसे दिया गया a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ये तीनों वैल्यू बराबर दी हुई है। मैं मान लेता हूं कि ये किसी वैल्यू k के बराबर है। ये तीनों वैल्यू किसके बराबर है, k के। अगर मैं इन दोनों के बीच संबंध देखूं तो a बराबर क्या मिलेगा मुझे, 3k। यहाँ से b बराबर क्या मिलेगा मुझे, 4k। और यहाँ से c बराबर क्या मिलेगा, 5k। अब मैं इन तीनों के बीच अगर अनुपात देखना चाहता हूँ a/b/c, तो क्या हो जाएगा,
3 के अनुपात 4 के अनुपात 5 के सब में कॉमन है तो मैं के को क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5, डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ये दे दिया जाता है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तब क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c, तब क्या होगा, तब आपको क्या करना है, तो तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, a अनुपात b अनुपात c लिख लेंगे। अगर संख्या इनके गुणा में दी हुई है तो आपको अनुपात निकालने में इन्हें बटे में करना होगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/4 और 1/5। अब अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, यानी कि भिन्न के रूप में अनुपात नहीं होगा, तो आपको इसे भिन्न के रूप को खत्म करना होगा। तो मुझे ऐसी संख्या से इसमें गुणा करना है कि 3, 4 और 5 मेरे नीचे से खत्म हो जाए। तो आपको पता है ऐसी संख्या छोटी से छोटी कौन सी हो सकती है, जो इन तीनों से कटेगी, वो आपकी होती है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो आप इन 3 और 4 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम भी अगर नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, आप क्या कीजिए, 3, 4, 5 से गुणा कर लीजिए, ऊपर 3, 4 और 5 से बटे 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3, 4, 5 से गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ पे 3, 4 और 5 से गुणा करेंगे और बटे 5। मैंने सभी अनुपात में क्या किया, एक समान संख्या से गुणा किया है। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 और 5 से 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4 पंजे 20, 5 थिए 15 और 4 थिए 12। यहाँ से ये आपका a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर संख्या गुणा में दी हुई है तो आपको क्या करना है, तीनों को बटे के रूप में लिखना। अगर संख्या बटे के रूप में दी हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इनका अनुपात वही होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिया होगा 3, 4, 5, तो आप सीधा कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू अब यहाँ पे पुट कीजिए। तो आपका अगर 2a है तो a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस b की वैल्यू है 4 और माइनस c की वैल्यू है 5/c की वैल्यू 5। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 दूनी 6, 4, 10, 10 में से 5 गया 5, 5/5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस टाइप से चलेंगे। तो अब देख लेते हैं, एक आपका समानुपात वाले में एक टॉपिक रह गया छोटा सा, वो है आपका मिश्र अनुपात, या इसे कहते हैं कंपाउंड रेशियो, कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ कि मेरे पास a अनुपात b दिया है और b अनुपात c और c अनुपात d। ठीक है, मुझे इनका क्या निकालना है, मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है कि a/b ये होगा बराबर b/c और ये होगा c/d के। तो यहाँ से जब आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं उनकी आपस में गुणा, a गुणा b गुणा c, और जो नीचे होती हैं उनकी आपस में गुणा, b गुणा c गुणा d। ये आपका क्या हो जाता है, मिश्र अनुपात हो जाता है। तो यहाँ से आप कहेंगे मिश्र अनुपात कितना आ जाएगा मेरा, BC से BC कैंसिल कर जाएंगे, A/D। यानी कि आप कह सकते हैं अगर AB, BC, CD का अगर आपको अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं और आपसे मिश्र अनुपात पूछा है तो बीच वाली क्या हो जाएंगी, कॉमन वाली दोनों में से कट जाएंगे और आपको पता चलेगा पहली संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, आपका मिश्र अनुपात कहलाएगा। ऐसे ही आपसे दे दिया जाए कि A B है, C D है, E और F है। अब इन तीनों अनुपात का आपको मिश्र अनुपात निकालना है तो क्या होगा। अब देखिए आप सीधा कह सकते हैं कि जो पहले वाली संख्याएं हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो हमने वही किया है, A B C लिया है, तो ये कौन सी संख्याएं हैं, जो पहले वाली आपकी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से मैं A गुणा C गुणा E बटा B D और F, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा मिश्र अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस मेथड से उसे निकाल सकते हैं कि जो पहली अनुपात होता है उनकी आप ऊपर गुना और जो नीचे बाद का अनुपात होता है उनकी नीचे गुना, और आप यहाँ से मिश्र अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर कि आगे के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं अनुपात में।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया, किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए रहा दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, 3:5 के प्रत्येक पद में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए कि जिससे नई संख्या का अनुपात 5:6 हो जाए। ठीक है, तो हमें 3:5 के दोनों पद में एक एक संख्या जोड़नी है, और संख्या कौन सी जोड़नी है, समान संख्या जोड़नी है कि उनका अनुपात बदल के कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो इसे देख लेते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए। 3, 5 में मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, 3 में भी और 5 में भी, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 5 और 6, और दोनों में क्या समान संख्या जोड़ रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ दोनों में मैं x जोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास 5, 6 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 3/5 था मेरा, ये कितना हो गया है, 5/6 हो गया। दोनों में मैंने क्या जोड़ा है, यहाँ पे दोनों में मैंने x जोड़ दिया। तो इसकी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस वज्र गुणा, तो 6 18 प्लस 6x बराबर 5 पंजे 25 प्लस 5x। 18 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 25 माइनस 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आप कह सकते हैं कि वह मिनिमम संख्या कौन सी होनी चाहिए, मिनिमम संख्या 7 होनी चाहिए, जिसमें मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या अनुपात मिल जाएगा, 5 और 6 का अनुपात आपसे मिल जाएगा। इसमें हम एक छोटा सा मेथड और सीख लेते हैं। वो ऐसा मेथड है कि वो इसी मेथड का वज्र गुणा का इम्प्लीमेंट करके बनाया गया है कि डायरेक्ट आपको इस तरीके से ना लिखना पड़े, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके अपनी चीज़ों को निकाल सकें। तो वो देख लेते हैं एक बार वो कैसे है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3:5 था, बदल कर कितना हो गया है, 5 और 6 हो गया। ठीक है, और दोनों में मैंने क्या जोड़ा है, मैंने दोनों में x जोड़ा है। तो अब यहाँ मुझे क्या मेथड अप्लाई करना है, यही सेम मेथड है, इसी का इम्प्लीमेंट करके ये बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले करना इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ, 6 18 और 5 पंजे 25। ऐसे ही इसकी इसके साथ गुणा करो, इसकी इसके साथ करो, तो यहाँ से मिल जाएगा 6x और यहाँ से मिल जाएगा 5x। तो अब आप कहेंगे कि जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा, वो अंतर जो इन दोनों के बीच अंतर है उसके बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 6 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, x, और 25 और 18 का अंतर कितना आ जाएगा, 7। और यही आपका आंसर था कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। ठीक है दोस्तों, तो इसी मेथड का इस्तेमाल हम आगे आने वाले क्वेश्चन में करते हैं, जिससे कि आप इसमें टाइम बचा पाएंगे अपना, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करें और सीधा आपका आंसर। इस मेथड का इस्तेमाल आगे आने वाले बहुत से क्वेश्चनों में हम करके दिखाएंगे आपको। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे इस टाइप में क्या पूछ रहा है, कि क्या उसमें चेंजमेंट आपसे पूछा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। दो संख्याओं के बीच 7:11 है। दो संख्याओं के बीच अनुपात कितना दिया आपको, 7:11। प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। आपको संख्याएं बतानी है कि वो संख्याएं कौन सी हैं जिसमें मैं 7 जोड़ता हूं। पहले तो उनका अनुपात 7:11 था, और 7 जोड़ने के बाद उनका अनुपात कितना हो गया, उनका अनुपात हो गया 2:3। तो देखते हैं इसको हम कैसे करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं, मान लो a और b वो संख्या थी आपकी, इनके बीच पहले अनुपात था 7 और 11 का, और अनुपात हो गया फिर 2:3 हो गया। ठीक है, दोनों में मैंने क्या जोड़ा है, दोनों मैंने 7 जोड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से वही प्रोसेस है आपका कि 7 और 11 थी आपकी संख्याएं, थी 7x और 11x। इन दोनों में आपने क्या जोड़ा है, इसमें 7 जोड़ा, इसमें भी 7 जोड़ा, तो आपकी संख्याएं क्या बन गई, आपकी अनुपात में हो गई 2:3 में हो गई। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21x प्लस 7 या 21 बराबर 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14। इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो आपने कहा x, 22 में से 21 जाएंगे x, और 21 में से ये गए तो 7। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो मेरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो आप कहोगे मेरी संख्याएं क्या क्या थी, एक तो थी मेरी 7x और दूसरी थी मेरी 11x। तो आप कहोगे 7 सती 49 और 11 सते 77। तो ये दोनों आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अगर मैं इसी मेथड को इसमें इम्प्लीमेंट करूं अपने, जो मैंने आपको भी सिखाया था, तो देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करना था आपको। इतनी तो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे भी। अब ये चीज़ आप एक्स्ट्रा करें, मैं डायरेक्ट करता हूँ कि मैं 7 या 21 करता हूँ,
और 11 दूनी 22 करता हूँ। ऐसे ही मुझे यहाँ से मिलेगा 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। तो जो इन दोनों का अंतर होगा वो कितना है आपको पता है, 7 है। वो अंतर किसके, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि ये जो 1 यूनिट है, ये जो ऊपर वाली अंतर आई 1 यूनिट की, इसे यूनिट क्यों कहेंगे या भाग क्यों कहेंगे, क्योंकि ये संख्याएं जो हैं आपको अनुपात में दी हुई हैं। इसमें से कुछ संख्या बाहर निकालने के बाद या काटने के बाद आपको अनुपात मिलता है, इसलिए मैं इसे एक भाग मानता हूँ या यूनिट मानता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू आपकी नहीं है कि ये 1 यूनिट आपकी ओरिजिनल है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पता कर लूँ कि ये 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो मैं उसकी गुणा करके इनमें वो संख्याएं आपको बता सकता हूँ कि संख्याएं के, तो मैं 1 यूनिट कितने के बराबर है, यहाँ से 7 के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, 7 में 7 की गुणा करोगे तो 49 और 11 के 7 में गुणा करोगे तो 77। देखिए आपकी वही संख्याएं हैं 49 और 77 यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड का आप इस्तेमाल करें और आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए हीरा स्क्रीन पे। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इनका योगफल 320 हो तो उनका अंतर ज्ञात करो, अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं आपके पास A और B। इनका अनुपात आपको दे रखा है 3:5 और इनका जो योगफल है, योगफल कितना दिया हुआ है, 320 आपको योगफल दिया हुआ है, यानी दोनों संख्याओं का योग। तो अगर बेसिक से आप देखो तो आप करोगे, मैंने वो संख्या मानी A कितनी है, 3x है। x क्यों मानी है, क्योंकि x ऐसी संख्या होगी जो इनमें से काट के बाहर ये अनुपात आपको यहाँ पे निकाला गया होगा। तो b कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो आप कह रहे हो उनका योगफल दिया हुआ है 3x + 5x = 8x। ये कितने के बराबर दिया हुआ है, 320 के बराबर दिया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे 320/8, तो आप कहोगे कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 यानी कि 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 40। तो यहाँ से मुझे अब संख्याएं पता चल जाएंगी, मेरी संख्याएं कितनी है। तो आप कहोगे 3 × 40 तो 120 और 5 × 40 कितनी हो जाएगी, 200। अब आपसे इनका अंतर पूछा गया है, तो अब मुझे अंतर निकालने के लिए 200 में से 120 को घटाना पड़ेगा। तो 200 में से 120 अंतर, तो कितना आ जाएगा, 80। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 80। तो 2 संख्याओं के बीच उनके अंतर कितना है, 80 है। अब इसे डायरेक्ट देख लेते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे। अब आप डायरेक्ट देखिए, आपको पता है कि ये 3 भाग हैं, यानी कि एक संख्या था A, उसके 3 भाग, और एक संख्या है B, उसके 5 भाग। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो 320 मिलता है। तो मुझे इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता है कि 3 और 5 अगर मैं यूनिट जोड़ दूं तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि ये 8 यूनिट है मेरे पास। अगर 8 यूनिट है, इस 8 यूनिट जोड़ने पे ही तो पता चला, जोड़ना मतलब योगफल। तो ये 8 यूनिट कितने के बराबर दिए हैं, 320 के। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी भाई, 40 के बराबर हो जाएगी 1 यूनिट, क्योंकि 8 चौक 32। अब आपको अंतर निकालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखो कि 5 और 3 का मुझे अंतर ही तो निकालना है। तो मैं 5 में से 3 को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे कितना पता चलेगा, अंतर कितना आ गया दोनों के बीच, 5 - 3 यानी कि 2 यूनिट क्या है, ये मेरा अंतर है। आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 दूनी 80, और ये आपका आंसर आ गया 80। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि योगफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें एक अगला क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं, कुछ अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए, क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि 630 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 120 रुपये अधिक तथा B को C से 90 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपको बताना है कि A/B/C आपका कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपसे ये दे दिया गया कि A B से 120 अधिक करता है और B C से 90 रुपये अधिक लेता है। तो मैं ये अगर
अधिक वाले रुपए जितने भी हैं ये अगर मैं उस टोटल में से निकाल दूं तो आप ये कह सकते हैं कि अब तीनों को बराबर बराबर मिला होगा। यानी मैं ये कह दूं कि अगर बी को सी से 90 रुपये अधिक ना मिलते या मैं इसे 90 रुपये को लेके और अलग रख दूं, ऐसे ही ए को अगर एक बी से 120 रुपये अधिक ना मिलते तो तीनों को क्या होता, बराबर बराबर भाग मिला होता। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि किसको कितना ज़्यादा मिला है, मैं उनको निकाल देता हूँ और उतना मुझे पता चल जाएगा कि उनके बीच अंतर कितना आया था। तो देखिए मैंने यहाँ लिख ला ए बी और सी। अब सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे लास्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है। आप देखिए सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ है बी को सी से 90 रुपये अधिक मिले हुए हैं, यानी कि अगर मैं इस बी की बात करूं तो इस सी से कितने अधिक मिले होंगे, इससे 90 रुपये अधिक मिले होंगे, यानी कि इसे कितने मिले हुए हैं, सी वाले तो मिले ही मिले हैं, इसे 90 रुपये एक्स्ट्रा भी मिले हुए हैं। अब देखिए बी को कितने मिल गए, सी प्लस 90 मिल गए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि ए को इस बी से 120 अधिक मिल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको बी से 120 रुपये अधिक मिलते होंगे। यही तो कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन। अब देखिए आपको इन तीनों को एक रेशो में करना है, बराबर बराबर करना है, तो मैं इस बी को क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस 90 प्लस 120, यानी मैं कह सकता हूँ सी प्लस 210, यानी कि इसे सी से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 210 ज़्यादा मिल रहे हैं ए को। अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं बाहर निकाल दूँ, ये भी बाहर निकाल दूँ, तो तीनों को क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। भाई सी को तो सी मिल ही रहा है, इसमें से मैं 90 बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ भी सी बच जाएगा, इसमें से 210 बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ भी सी बच जाएगा, तो तीनों को सी मिल जाएगा, यानी कि 1:1:1 रह जाएगा, यानी तीनों के पास बराबर हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ से 90 अगर बाहर निकालता हूँ, यहाँ से 210 बाहर निकालता हूँ, तो टोटल कितना बाहर निकलेगा, तो आप कहेंगे 300 बाहर निकल जाएगा जी। अगर 300 बाहर निकल गया तो आप कह सकते हैं कि 630 था मेरे पास, इसमें से 300 बाहर निकाल देता हूँ तो कितना बचेगा, 330। यानी ये 330 जो वैल्यू आई है ये ऐसी वैल्यू है आपकी जो तीनों में बराबर बराबर बटनी है, ठीक है। तो अगर तीनों में बराबर बटनी है तो कितनी वैल्यू आएगी, तीनों को 110 रुपये मिलेंगे। अगर तीनों को 110 मिलते हैं तो आप यहाँ पे लिखें ए बी और सी, 110 इसे मिल गए, 110 इसे मिल गए और 110 इसे मिल गए। अब जिसको जितने ज़्यादा मिले हुए थे वो उसे उतने वापस दे देते हैं हम। तो इसे कितने ज़्यादा थे, 90 ज़्यादा थे, इसे कितने ज़्यादा थे, 210 ज़्यादा थे। तो देख लीजिए इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 2 3 320 और ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 110। इनके बीच मुझे अनुपात निकालना था तो मैंने इनके बीच अनुपात लगा दिया, यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो अनुपात क्या आ गया मेरे पास, 32:20:11। तो ये क्या है, उनके बीच अनुपात है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुपात। तो देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कि इसमें आपसे क्या पूछा गया और इसमें क्या तरीका होना चाहिए था आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एक परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात आपको 3:5 दिया है। यदि 30 विद्यार्थी और सफल हो जाते तो अनुपात कितना हो जाता, 5:7 हो जाता। तो कुल विद्यार्थियों की आपको संख्या ज्ञात करनी है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें सिर्फ इतना सा घुमाव आया हुआ है क्वेश्चन में कि 30 विद्यार्थी और सफल हो जाते, यानी कि जो फेल थे उनमें से ही तो पास होते। तो आप कह सकते हो कि फेल वाले विद्यार्थियों में से विद्यार्थी पास हुए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना था, देखिए मैं यहाँ कह देता हूँ आपसे ये फेल है मेरे पास और ये पास है। तो आप कह सकते हो पहले इनका अनुपात कितना था, 3:5 था। अगर 30 और पास हो गए यहाँ पे तो अब अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। अब देखिए यहाँ पहले मैं इसे बेसिक से समझ लेता हूँ बिल्कुल। जैसे फेल हैं आपके पास तो फेल विद्यार्थी कितने हैं, 3x हो जाएंगे। तो अगर पास देखना चाहते हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x पास विद्यार्थी 30 और पास हो जाते, 30 और जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 30 पास हो रहे हैं। अब ये पास आए कहाँ से हैं, ये फेल वालों में से ही तो आए हैं, जो आपके फेल हो गए थे उनमें से ही तो पास हुए, यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे जो फेल थे मेरे पास 5x, इसमें से कितने कम हो गए,
इसी में से 30 कम हो गए। यहीं पे ये क्वेश्चन था थोड़ा सा घुमावदार, अगर यहाँ पे आप समझ जाते तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेते। तो अब इनका अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। तो 7 की गुणा कर लेते हैं, 7 या 21x प्लस 210 बराबर 5 पंजे 25x और माइनस 150। ठीक है, 21 को मैं इधर ले आता हूँ, 21 को इधर ले आता हूँ, 150 को इधर ले आता हूँ, तो मुझे 25 में से 21 गए, 4x बराबर 210 और 150 इधर आके जुड़ जाएगा तो जाएगा 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 360/4 यानी कि 90। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 90। तो यहाँ से मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरे फैल कितने थे और पास कितने थे। तो यहाँ से आप देखिए फैल कितने थे आपके पास, 3x थे, यानी कि 3 गुणा 90, 9 × 27, 270। अब यहाँ से आपके पास कितने थे, तो आप कहोगे कि सॉरी ये पास थे, नहीं फैल और पास का ही दिया ना, नहीं ये पास है और ये फैल है, ये पास है और ये फैल है, इनको भाई करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये पास है और ये आपके फैल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितने हो जाएंगे, 270 और फैल कितने हो जाएंगे, फैल हो जाएंगे मेरे पास 5x बराबर 5 × 90, 9 पंजे 45, 450। तो आपको टोटल निकालना था, तो अब आपको टोटल करना पड़ेगा, 450 प्लस 270 तो कितने हो जाएंगे, 7 5 12 और 4 2 6 और 1 7, 720। तो टोटल छात्र कितने हैं आपके पास, 720 छात्र है, यही आपको निकालना था। अब इसे अपने वाले मेथड से देख लेते हैं कि अपने वाले मेथड से हम कैसे कर सकते थे, जो मैंने आपको समझाया था। तो देखिए आपको क्या करना था, आपको पता है ये पास है, ये आपके फैल हैं, तो कितना दिए हुए हैं, पहले था 3:5, अब हो गया 5:7। तो आपने कहा पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं आपके 30, तो मैं कह देता हूँ 30 तो इसमें जुड़े हैं, और आपने कहा कि फैल वालों में से निकले होंगे वो, तो कहते हैं कि 30 इनमें से निकले होंगे। अब इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, आप कहेंगे 7 या 21 और 5 पंजे 25, ऐसे यहाँ गुणा करोगे 210 और इसकी गुणा करोगे तो -150। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 4। अगर इनका अंतर 4 आ गया तो नीचे वालों को अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो अंतर कितना आएगा, बड़ी में से छोटी घटानी होती है, तो 200 में से मैं माइनस करता हूँ 150 को, तो आप देखोगे 210 है ये, 210 में से 150 अगर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360। बस इन चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, जो प्लस में दिया हुआ उसे प्लस लेना है और जो माइनस में दिया हुआ उसे माइनस लेना है आपको। तो आप यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही जाएगी। अगर आप प्लस माइनस को गड़बड़ करते हो तो आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो इस बात का बराबर ध्यान रखें कि आपको प्लस और माइनस कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि जब मेरा अंतर 4 यूनिट आया था, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 360 के। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 यूनिट 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 90 के। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरी 1 यूनिट 90 के बराबर है। तो आप यहाँ से देखें कि पास और फैल कितने थे, 3 और 5 थे। तो भाई मुझे टोटल निकालने हैं, तो आपको ये पता चल गया कि टोटल कितने होंगे, 3 और 5 यानी कि 8 यूनिट हो जाएगी मेरी टोटल। अगर 8 यूनिट हमें निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 90, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 90, यानी आप यहाँ से कह सकते हो 8 9 72 720, और यही आपका आंसर था क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करें और आप बड़ी आसानी से चीज़ों को निकाल पाएंगे। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको एक्स वाला मेथड दिया हुआ है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको तुरंत समझते ही आपको अप्रोच करना है कि किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को अप्रोच करूं। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में या हमारे कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले अगले लेक्चर की
हर पल की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, या अनुपात में कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या अनुपात की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल की जाती है। तो अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।